अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। करेंसी ऑप्शंस। करेंसी ऑप्शंस में कुछ 3-4 टर्म्स बता दूं, उसके बाद फिर इसको करते हैं कि इसको करना कैसे होता है। कुछ टर्म्स सिखा रहा हूं। इतना तो नाम से पता चल रहा है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां किसी एक के पास हक है टू परचेज या सेल दी अंडरलाइंग का मतलब है जिस चीज को खरीदने बेचने का हक है, एट एन एग्रीड प्राइस, और इसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं या स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं। ऑन या अप टिल एग्रीड डेट, यानी इस है कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक ऑप्शन राइटर है जिसको ऑप्शन सेलर भी कह सकते हैं, और एक ऑप्शन होल्डर है। यानी ऑप्शन होल्डर के पास ऑप्शन है किसी चीज की, शेयर, डिवेंचर, फॉरेन करेंसी के, जिस चीज की ऑप्शन है, होल्डर अगर इसका दिल किया तो खरीदने या बेचने की ऑप्शन हो सकती है। दिन भी तय हुआ होगा, प्राइस भी तय हुई होगी। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि कंपनी ने बैंक के साथ तय कर लिया कि फलाने दिन हम इतने डॉलर खरीदेंगे, बाइंडिंग है। अगर फॉरवर्ड की बजाय ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो बिजनेस ने बैंक के साथ तय किया होता कि आप रेट दे दें, आप बाउंड हैं, हमें दिल ने ठीक लगा तो खरीद लेंगे आपसे, वरना रहने देंगे। तो फॉरवर्ड बाइंडिंग है और ऑप्शन होल्डर की मर्जी है कि एक्सरसाइज करे या ना करे। ये फॉरवर्ड से थोड़ी हल्की चीज है। फॉरवर्ड में बैंक ने हमें डॉलर देना था तो ना हम मुकर सकते थे ना बैंक मुकर सकता था। लेकिन ऑप्शन में बैंक ने अपनी, ऑप्शन की मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको एक दुकानदार रेट लगा देता है कि ये चीज खरीदनी है, मेरी तरफ से इतने की ऑफर है, परसों तक तुम्हारी मर्जी, ऑफर एक्सेप्ट करनी है तो आ जाओ। तो अब हमारी मर्जी है हम उस दुकान से चीज खरीदें कि ना खरीदें। अगर हम दुकान से चीज खरीदने पहुंच गए तो दुकानदार नहीं मुकर सकता, वो कह चुका है अपनी तरफ से। तो जिसके पास ऑप्शन है जिस भी चीज की, अंडरलाइंग जिस चीज की ऑप्शन है, ये फॉरेन करेंसी भी हो सकती है, ये शेयर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस चीज की ऑप्शन है, या तो उसके खरीदने की ऑप्शन होगी या बेचने की ऑप्शन होगी, तो ऑप्शन होल्डर के पास हक है, प्राइस भी तय है, डेट भी तय है। ऑप्शन होल्डर चाहेगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा, चाहे तो रहने देगा। ये करेंसी ऑप्शन है। खरीदने बेचने के एतबार से एक होती है कॉल ऑप्शन और एक होती है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होती है खरीदने की ऑप्शन, ऑप्शन टू परचेज,
और पुट ऑप्शन होती है बेचने की ऑप्शन। अच्छा, ये तो एक्शन के एतबार से टाइप्स हो गई। एक होती हैं स्टैंडर्डाइजेशन के एतबार से, ओटीसी ऑप्शन, ओवर दी काउंटर, और एक होती हैं ट्रेडेड ऑप्शंस। ये कस्टम मेड अमाउंट एंड एक्सपायरी, और ये स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट और स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपायरी है। ये सवाल के साथ फर्क बताता हूं।
ये ऑप्शंस की टाइप है एक्शन के एतबार से, यानी क्या करने की ऑप्शन। तो अगर खरीदने की ऑप्शन है तो कॉल ऑप्शन कहते हैं, बेचने की ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन कहते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से टाइप्स हैं। ओवर दी काउंटर, यानी जिस कंपनी ने फॉरेन करेंसी को हेज करना है वो बैंक के पास जाके कस्टम मेड अमाउंट और एक्सपायरी, यानी 4,26,600 यूरो का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन जहां पर ट्रेडेड ऑप्शंस, इनमें स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट, यानी अगर हमने 4,26,600 यूरो का हेज करना है तो हो सकता है कि नहीं भाई 4.5 लाख का होता है, इससे कम ज्यादा का नहीं होता। टेलर रेडीमेड, टेलर से सिलाए कपड़े, रेडीमेड कपड़े, उस तरह की मिसाल समझ लें। अच्छा, एक चीज होती है ऑप्शन प्रीमियम। अगर बैंक ने हमें कहा कि जैसे फॉरवर्ड था, बैंक ने हमें कहा कि वो मैं 15 मार्च को डॉलर 300 रुपए का देने को तैयार है, तो उसमें बैंक का फायदा भी हो सकता है, हमारा फायदा भी हो सकता है, या बस सिर्फ बैंक का ही फायदा होगा अगर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया तो? किसी एक का होगा, यानी हो सकता है डॉलर मार्केट में सस्ता हो, बैंक हमें फिर भी 300 का बेच रहा हो क्योंकि फॉरवर्ड है। हो सकता है मार्केट में महंगा हो, फिर भी हम बैंक से 300 का ले रहे हो, किसी एक को फायदा होगा। लेकिन अगर बैंक ने कहा कि मेरी तरफ से ऑफर है, 15 मार्च को चाहो तो मेरे पास आके डॉलर 300 रुपए का खरीद लेना, नहीं आना चाहो कोई बात नहीं, कोई दिल में शिकायत नहीं होगी, तो हम बैंक के पास जाएंगे ही कब डॉलर लेने? अगर मार्केट में सस्ता होगा, महंगा होगा तो बैंक के पास जाएंगे, अगर मार्केट में सस्ता होगा तो फिर नहीं जाएंगे ना। तो फॉरवर्ड में तो या बैंक का फायदा होना था या हमारा फायदा होना था, ऑप्शन में तो बैंक का फायदा ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में डॉलर सस्ता है तो हम बैंक से 300 का खरीदने थोड़ी जाएंगे, फिर तो मार्केट से खरीदेंगे। फॉरवर्ड में क्या था, बैंक ने 300 का रेट दे दिया, अब अगर मार्केट में सस्ता है तो बैंक हमें पकड़ेगा आके कि ले तुमने 300 का कहा था, ये लो निकालो 300 रुपए। और अगर मार्केट में सस्ता है तो हम बैंक के पास जाएंगे कि लाओ 300 रुपए का दो। तो या तो हमें फायदा होना है या बैंक को होना है। लेकिन अगर बैंक हमें ऑप्शन दे रहा है कि चाहो तो 300 रुपए का डॉलर हमारे पास आ जाना, दरवाजे हमारे खुले, तो हम बैंक के पास तभी जाएंगे ना 300 का डॉलर लेने अगर मार्केट में महंगा होगा। और अगर मार्केट में सस्ता हुआ तो फिर हम बैंक के पास नहीं जाएंगे। तो बैंक को क्या फायदा है सारी बातों का? बैंक को इसमें क्या फायदा है? मतलब क्यों वो हमारे लिए दुकान खोल के बैठा है कि अगर डॉलर महंगा हुआ तो हम बैंक से 300 का ले लें और बैंक को उसकी सजा मिले, और अगर डॉलर सस्ता हो गया तो हम जाए ना बैंक के पास। तो बैंक को क्या फायदा है काम करने का? तो बैंक चार्जेस लेगा और जो वो रेट दे रहा होगा ना, वो बैंक की पूरी उम्मीद होगी कि वो एक्साइज नहीं होनी ऑप्शन। यानी बैंक ने सोच समझ के रेट दिया होगा, बैंक की बेस्ट कैलकुलेशन होगी कि हमारे पास कल को नहीं आएगा, ये मार्केट में ही जाएगा और हम बच जाएंगे। तो बैंक इस बात की जो फीस ले रहा है, जैसे इंश्योरेंस होती है, तो जो बैंक फीस ले रहा है वो बैंक की असल कमाई है। तो इस फीस को कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ये फीस ऑप्शन प्रीमियम कहलाती है। तो ये वो फीस है जो ऑप्शन देने वाला, ऑप्शन राइटर, ये चार्ज कर रहा है इररिस्पेक्टिव। यानी कल को अगर ऑप्शन एक्सरसाइज ना हुई, गाड़ी की इंश्योरेंस कराई हुई थी, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता और साल गुजर जाता है, जो इंश्योरेंस कंपनी से जाके पैसे वापस ले लेंगे। तो बैंक ने जो फीस ले ली वो ले ली। तो इररिस्पेक्टिव ऑप्शन अल्टीमेटली एक्सरसाइज होती है या नहीं होती है, फीस गई। ऑप्शन एक्सरसाइज हो ना हो, बैंक को फीस जाएगी जाएगी। ये होता है ऑप्शन प्रीमियम।
हाँ जी, नोटेड। चलें सवाल लिखें। ओटीसी का सवाल कराता हूं पहले, फिर ट्रेडेड पे चलते हैं। ओटीसी का करा रहा हूं सवाल पहले। हमें कल को रिसीव होनी है स्टर्लिंग की 31 मार्च को, और हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब सवाल वाले ने आपको उलझाने के लिए 4 चीजें बता दी। मार्च की कॉल ऑप्शन, जून की कॉल ऑप्शन, मार्च की पुट ऑप्शन, जून की पुट ऑप्शन, और इन सब के लिए स्ट्राइक प्राइस ये है, और ये जो अंदर 4 फिगर्स लिखी हुई ये क्या है? ये प्रीमियम है। यानी मार्च की कॉल ऑप्शन का ये प्रीमियम है, जून की कॉल ऑप्शन का ये प्रीमियम है, मार्च की पुट ऑप्शन का ये प्रीमियम है, जून की पुट ऑप्शन का ये प्रीमियम है। अब स्टूडेंट ने सोचना है कि इसमें से कौन सा वाला प्रीमियम उसके काम का है, और सवाल की रिक्वायरमेंट है कि अगर स्पॉट रेट उस दिन इतना हुआ तो क्या नेट रिजल्ट है, और अगर इतना हुआ तो क्या नेट रिजल्ट है।
अगर सिनेरियो ए हुआ, यानी स्पॉट रेट ये हुआ, तो हमने स्टर्लिंग हमें मिलने हैं, तो अच्छा रेट, महंगा रेट अच्छा होगा कि सस्ता रेट? हमें स्टर्लिंग मिलने हैं, महंगा ना। तो सिनेरियो ए के अंदर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं? स्ट्राइक प्राइस क्या है? यानी बैंक ने कहा है कि अगर आप हमारे पास आना चाहें तो $1.4 का आपसे हम स्टर्लिंग ले लेंगे। ये बैंक की तरफ से ऑफर है, ये हमने ऑप्शन ली हुई है। तो अब सिनेरियो ए हुआ अगर, यानी मार्केट में ये रेट चल रहा हुआ, तो हम स्टर्लिंग ले जाके मार्केट में बेचेंगे या तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे? ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें फिर स्पॉट मार्केट से कितने पैसे मिल जाएंगे? हम स्पॉट से लाके, जब स्टर्लिंग स्पॉट में लाके बेचेंगे तो हमें कितने डॉलर मिल जाएंगे? 513400 इंटू 1.5, 5557 जी। हम्म 7955 797770। लेकिन हमें इसकी कीमत भी तो देनी पड़ी है ना, हमें ऑप्शन प्रीमियम तो बहरहाल देना पड़ रहा है। कितना ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ रहा है? हमने कॉल ऑप्शन किया कि पुट ऑप्शन? हम स्टर्लिंग कल को बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं? तो हमने पुट ऑप्शन की है। मार्च वाली के जून वाली? मार्च वाली। तो हमें प्रीमियम लगेगा ये वाला। जी, ऑप्शन प्रीमियम कितना देना पड़ेगा हमें? 513400 इंटू 0.05, 25670। तो नेट रिसीट हमें पड़ेगी 770। और अगर सिनेरियो बी हुआ तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। मार्केट में कम है तो हम जरूर ऑप्शन एक्सरसाइज करने जाएंगे, तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। और ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो फिर हमें ऑप्शन से पैसे मिलेंगे, यानी जब ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे जाके हमें स्टर्लिंग 1.4 का पड़ेगा। तो कितने पैसे ले आएंगे? 718760। और प्रीमियम हमारी जेब से गया होगा 25,670। $693। ये ओटीसी ऑप्शन है।
कि जिसमें हमने सिर्फ स्पॉट रेट के देख के ये फैसला करना है कि हम फिर स्पॉट मार्केट से जाके ट्रांजेक्शन कर लें या ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें। ये ओटीसी है। जी ओटीसी ऑप्शन ओके। चलिए ट्रेडेड ऑप्शंस पे आते हैं। अच्छा, ट्रेडेड ऑप्शन में बस सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि उसमें अमाउंट स्टैंडर्डाइज्ड होगी, उसकी वजह से ना जो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आएगा। सवाल करके बताता हूं। इसके और सवाल की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ रेट कंपेयर करके फैसला करना है। ट्रेडेड ऑप्शंस अच्छा, ये चूंकि ट्रेडेड है ना यानी स्टैंडर्डाइज्ड, तो इसके भी फ्यूचर की तरह के थोड़े से स्टेप्स हैं। ट्रेडेड ऑप्शंस इसके फ्यूचर से काफ़ी हद तक मिलते जुलते स्टेप्स हैं, तो ये भी मैं आपको ना सवाल के साथ और हाँ, केस 1 सेम फ्यूचर वाला लिख लें। फ्यूचर में मैंने केस 1 क्या लिखा था कि जिस करेंसी को हमने हेज करना है उसी के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो सेम केस 1 यहाँ लिख लें कि जिस फॉरेन करेंसी को हमने हेज करना है उसी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं।
केस 1 हेडिंग ले ली। एग्जाम्पल, अब मैं ना इसके स्टेप्स लिखता हूँ और फिर साथ साथ सॉल्यूशन करता जाता हूँ। चूंकि ये भी स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट है ना, तो इसके स्टेप्स भी फ्यूचर से मिलते जुलते हैं काफ़ी। जैसे जो पहला स्टेप था कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वही है। सेम एज फॉर फ्यूचर था जी। मैच्योरिटी, तो उसका तरीका क्या था? कैश फ्लो डेट वाली मैच्योरिटी मिल जाए या उसके बाद, तो सेम फ्यूचर वाला। और इस सवाल का जवाब क्या बन गया? जून वाली ऑप्शन। हम जून वाली ऑप्शन लेंगे, तो जून ऑप्शन। दूसरा क्या था? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय सेल। अच्छा, वहां चूंकि हमने बाय सेल करना होता था, तो उसका जवाब फिर बाय सेल के हिसाब से था। यहां पर हमने बाय सेल के हिसाब से जवाब नहीं देना, हमने जवाब देना है कि पुट ऑप्शन लेनी है कि कॉल ऑप्शन लेनी है। तो इसका फैसला कैसे करें?
अगर हमने फॉरेन करेंसी बाय करनी है तो कॉल ऑप्शन, और सेल करनी है तो पुट ऑप्शन, और अगर मजीद रट्टा लगाना चाहें तो रिसीट का सवाल है तो पुट ऑप्शन, क्योंकि हमें कल को करेंसी मिलनी होगी तो हमने लाके बेचनी होगी तो पुट ऑप्शन, और अगर पेमेंट का सवाल है तो कॉल ऑप्शन। तो इस सवाल का जवाब क्या बन गया? रिसीट का सवाल है, पुट ऑप्शन। जी जी, केस 1 ही पढ़ा रहा हूं ना, मैंने केस 1 हेडिंग दिया ना। और तीसरा काम क्या था? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये सेम फ्यूचर जैसा है। क्या जवाब बना इस सवाल का? जी 942,350 डिवाइडेड बाय 15.1 चले, तो इसका मतलब है 15। फिर चौथा काम क्या था? फ्यूचर का गेन लॉस। अच्छा, वहां फ्यूचर का गेन लॉस अलग होता था, स्पॉट अलग था। वहां फ्यूचर मार्केट में ना सिर्फ जुआ था, और हमने अगर शुरू में बाय किया था तो सेल करने जाना ही जाना था, या अगर पहले सेल किया था तो बाय करना जाना ही जाना था, गेन या लॉस करके ही आना था। ऑप्शन मार्केट में हम आज चले तो गए हैं, लेकिन कल को वहां जाना जरूरी है। अब कल फैसला होगा, समझे दो अलग अलग दुकानें हैं, एक ऑप्शन मार्केट है और एक स्पॉट मार्केट है। हम कल फैसला करेंगे कि किस दुकान के अंदर जाते हैं। अगर हमें स्पॉट ज्यादा फायदेमंद लग रहा हुआ तो उस मार्केट में चले जाएंगे, ऑप्शन में मुड़ के नहीं देखेंगे। और अगर ऑप्शन मार्केट में जाना ठीक लग रहा हुआ तो ऑप्शन मार्केट में चले जाएंगे। तो वहां पर 4-5 अलग अलग थे ना, यहां एक ही है। यहां पर हमारा अब एंड आउटकम ही है। नेट आउटकम यह है कि या तो हमने ऑप्शन एक्सरसाइज करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो सिनेरियो ए के अंदर, सिनेरियो ए, हमें स्टर्लिंग लेके मार्केट में चले जाना चाहिए, स्पॉट, या ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए? ऑप्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सिनेरियो बी के अंदर मार्केट अच्छी है तो हमें स्पॉट मार्केट में जाना चाहिए। पहले ये बताता हूं, अगर स्पॉट मार्केट में चले जाएं, ऑप्शन छोड़ दी, हमें अच्छी नहीं लग रही, तो फिर हमें स्पॉट से पैसे कितने मिल जाएंगे? हम इतने स्टर्लिंग ले जाके मार्केट में दे देंगे, स्टर्लिंग रिसीट होगी, हम स्पॉट मार्केट चले जाएंगे। 1.18 जी। $1,111,973 इतने डॉलर लेके आएंगे। और बहरहाल ऑप्शन मार्केट में गए तो थे, प्रीमियम तो देना ही देना है। कौन सा वाला? अच्छा, इसमें और ओटीसी में एक कैलकुलेशन का फर्क यह है कि वहां पर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया था, इस अमाउंट पे 0.05 लगा दिया था। अब फ्यूचर की तरह जो भी इस मार्केट की कैलकुलेशन है वो इस अमाउंट पे नहीं लगेगी, वो लगेगी 0.05 डॉलर पर स्टर्लिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट में 62,500 स्टर्लिंग और 15 कॉन्ट्रैक्ट।
जिस तरह फ्यूचर मार्केट की कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट साइज और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे चलती थी ना, तो ये भी मार्केट की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कि मार्केट में कितनी फीस देनी है, तो वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट साइज पे चलेंगी। कितनी? 46875 1065098 ये है। ओहो, वो मैं पहले असल में वो करने 1.36 पे भाई, 1.36 मैं बी कर रहा हूं पहले सॉल्व। जी क्या बना? 1225 0 अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे लिख लें, खुद ही लिख लें, ठीक है, ये गलत है भाई, ये गलत है, ठीक है, खुद सही लिख लें। अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो ऑप्शन है क्या हमारे पास? क्या ऑप्शन है? पुट ऑप्शन। क्या पुट ऑप्शन है? हम कह रहे हैं कि हम उस मार्केट में आएंगे और स्टर्लिंग बेचेंगे लाके। कितने स्टर्लिंग? 942350 नहीं, 62,500 करके 15 बोरियां बेचेंगे लाके, 62,500 के 15 पैकेट बेचेंगे लाके। तो हम जब 15 पैकेट बेचेंगे लाके तो हमें उसके बदले कितने डॉलर मिलेंगे? जी 1.3। अब हमने मार्केट के हिसाब से चलना है ना, तो हमने 62,500 वाले 15 पैकेट बेचने लाके कितने डॉलर मिलेंगे? 1218750 और प्रीमियम भी वो भी देना पड़ा था हमें। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। कितने पैकेट देने हमने लाके? 15। और उन 15 पैकेटों में भरने के लिए कितने स्टर्लिंग चाहिए? टोटल कितने स्टर्लिंग चाहिए कि 15 पैकेट भर जाए? मल्टीप्लाई कर दें, कितना? 937। जबकि हमें कस्टमर से कितने मिल रहे हैं? तो हम जब पैकेटों में भरेंगे तो कुछ स्टर्लिंग फारिग पड़े रह जाएंगे। देखें हमने जब देखें ट्रेडेड ऑप्शन में और ओटीसी ऑप्शन में फर्क ही यही है कि ट्रेडेड ऑप्शन में हमने पैकेटों के अंदर काम करना है क्योंकि स्टैंडर्ड साइज है। तो पैकेट भर दिए, लिफाफे बना दिए, 62,500 का एक लिफाफा, 15 लिफाफों में कितने स्टर्लिंग आए? क्या बोला था? 937। लेकिन हमारे पास 942 है, तो पैकेट्स भरने के बाद भी 5 को 1000 स्टर्लिंग हमारे पास बच जाएंगे। उनका क्या करें? वो फिर स्पॉट में जाके बेच दें। इसको कहते हैं अंडर हेजिंग। हमने चूंकि राउंड डाउन किया था ना, तो ये हो गई अंडर हेजिंग। और अब हमारे पास जो स्टर्लिंग बच गए वो हम स्पॉट मार्केट में ले जाएंगे। कितने स्टर्लिंग बच गए?
942350 माइनस 62,500 इंटू 15, इतने स्टर्लिंग हमारे पास फालतू बच गए। ये हम ले जाके स्पॉट मार्केट में दे देते हैं 1.18 पे। कितने डॉलर और आ जाएंगे हाथ? 5723। तो टोटल डॉलर हम इतने ले आएंगे। अच्छा, ये पैसे हमने दिए 1.5-2.5 महीने पहले हैं, लेकिन हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में देखना चाह रहे हैं कि टोटल हमें कितने पैसे मिले, तो इसलिए प्रीमियम इसमें से माइनस हो रहा है 177,598। अंडर हेजिंग रिपीट कर दूं? ये बात समझ आई? हमने 62,500 स्टर्लिंग के 15 पैकेट भर के वहां मार्केट में जमा कराने, तो इसके लिए हमारे पास होने चाहिए 62,500 इंटू 15, 937,000 500। इतने स्टर्लिंग हमारे पास होने चाहिए, तो हमारे पास तो 942 है। जब हम इन लिफाफों में भरेंगे तो 5,000 स्टर्लिंग बच जाएंगे, वो हम स्पॉट मार्केट में बेच आएंगे जाके। नहीं समझ आया? और क्या करें? देखें, ऑप्शन मार्केट में 15 शॉपर देने थे जाके, उस शॉपरों के अलावा काम नहीं चलता वहां, स्टैंडर्डाइज्ड है। हाँ, वो हम स्पॉट मार्केट में बेचेंगे। अच्छा, और अगर ये 14.8 होता और हमने 15 बना दिया होता, तो लिफाफे भरने वाले तो हमारे पास होते ही ना, तो फिर लिफाफे कैसे भरते? फिर हम स्पॉट मार्केट से जाके स्टर्लिंग खरीदते, लिफाफे भर के पूरे करके फिर ये करते। तो अगले सवाल में मैं वो डाल देता हूं। तो ये ऑप्शन हेजिंग के स्टेप्स हैं, फ्यूचर से कम स्टेप्स हैं, लेकिन कुछ मिलती मिलती जैसी बात है। चलो ये काम कर दें फिर। चलें करें।
इसमें भी अंडर हेजिंग आ रही है, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ जी, अच्छा अगर इसी सवाल में मैंने 2 स्ट्राइक प्राइस दी होती तो फिर तो फिर हम दोनों पे सॉल्व करते, यानी ये डबल सवाल हो जाता। और एक हल भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस यही है कि दोनों पे सॉल्व करें। यानी अगर एक से ज्यादा स्ट्राइक प्राइस हैं तो फिर दोनों को आप डबल सवाल समझें, यानी ऑप्शंस के 2 सवाल हो जाएंगे। सिनेरियो स्ट्राइक प्राइस ये हो तो ये सोल्यूशन है, स्ट्राइक प्राइस ये हो तो ये सोल्यूशन है। चलें वैल्यूज टैली करा देता हूं। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जी कितनी अमाउंट है, 860920 डिवाइडेड बाय 25,000 कितना बना 34.43 यानी 34। और पेमेंट का सवाल था तो सिनेरियो ए में स्पॉट बेहतर है 1.1, और सिनेरियो बी में ऑप्शन बेहतर है। और वैल्यूज कैलकुलेट कर दूं तो सिनेरियो बी के अंदर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो ऑप्शन की पेमेंट क्या बनेगी। अच्छा ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन, कि हम यूरो वहां से पैकेट भर भर के खरीद के लाएंगे। तो जब वहां से पैकेट भर रहे होंगे तो 25-25 हजार वाले हमने भरने हैं 34 पैकेट, और एक यूरो हमें $1.2 का मिलेगा। तो कितने डॉलर दे के आएंगे वहां, 1020, इतने डॉलर वहां दे के आएंगे। और अगर आपको इसमें मसला नहीं है कि पेमेंट पता है पेमेंट है तो ब्रैकेट ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, प्रीमियम इसमें ऐड ही हो रहा होगा, प्रीमियम भी है। प्रीमियम कितना दे रहे होंगे, कॉल ऑप्शन कर रहे हैं हम जून वाली 0.03, 25,000, 34, 25,500 पेमेंट है, ये भी ऐड हो जाएगी। और कितने पैकेट भर के लाने हमने वहां से, हमने वहां से लेके आने ना, खरीद के लाने। तो कितने पैकेट ले आएंगे, टोटल कितने बने 8। अब हमें वहां से पैकेट भर भर के 850,000 तो मिल गए, लेकिन हमने सप्लायर को तो 10,000 और देने, वो फिर हमें स्पॉट मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। 860,920 माइनस
25 हजार वाले 34 पैकेट। तो ये फिर हम स्पॉट मार्केट से कितने के लाएं जाके? 1.3 के जी। 14 ये भी हमें और डॉलर पे करने पड़ेंगे, तो ये भी पेमेंट ही है। अच्छा, मैंने अपनी तरफ से तो ओवर हेजिंग सोचा था लेकिन मिस हो गया, कोई बात नहीं। चाहे रिसीट का सवाल हो चाहे पेमेंट का सवाल हो, अंडर हेजिंग है तो ऐड ही होगा, ओवर हेजिंग है तो लेस होगा। 1059,696। और अगर ऑप्शन एक्सरसाइज ना की तो फिर हम स्पॉट मार्केट से ही जाके यूरो खरीदेंगे। तो सिनेरियो ए में कितने का मिलेगा यूरो? तो 860,920 जी 101588 और प्रीमियम तो देना ही है। अच्छा, एक ना पास्ट पेपर का सवाल मैं करता हूँ बोर्ड पे, लेकिन चलो जरा गिनती बढ़ा लेते हैं। एक सवाल ना आसान सा है, बेशक कैलकुलेटर पे कर दें और नहीं दिल हो रहा तो सोल्यूशन ही देख दें, लेकिन बस गुजार लें नजरों के सामने से। नई बुक है तो उसमें डाल दिया हुआ है मैंने, इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। और अगर नई बुक नहीं है तो फिर पास्ट पेपर्स देखते होंगे। तो जी ऑप्शन 1 में अंडर ओवर जब हम ऑप्शन में जा ही नहीं रहे, ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, तो फिर अंडर ओवर किस बात? देखें, हम ऑप्शन मार्केट में जाते हैं तो पैकेट भर के ला रहे हैं ना, अब उनमें कमी जाती है। जब ऑप्शन मार्केट में ही नहीं जा रहे तो फिर अंडर ओवर हेजिंग भी नहीं है। नई बुक है तो उसमें मैंने इस चैप्टर के आखिर में सवाल डाला हुआ है, छोटा सा सवाल है, अच्छा है गिनती पूरी हो जाएगी कि एक और सवाल कर लिया। ज़बानी करना है, कैलकुलेटर पे करना है, ज़बानी सॉल्यूशन देखना है, जो भी है सब ठीक है मेरी तरफ से। किताब में देख रहे हैं तो आखिरी सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 विंटर 2023 का सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 भी विंटर 23 का ही था, लेकिन ये विंटर 23 का है जो मैं कह रहा हूं। असल अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी था। लेकिन बेहतर है कि आप ना किसी किताब वाले से ही सवाल की पिक्चर लें, क्योंकि मैंने वो रेलेवेंट पैराग्राफ काट के, तो वरना ये फैला हुआ सवाल था, बहुत सारा डाटा था, फिर बीच में पार्ट ए जोड़ दिया, फिर डाटा आया, फिर पार्ट बी आ गया। तो बुक में मैंने वो काट पीट की डाला हुआ है। तो ये जो ऑनलाइन में लोग देख रहे हैं, ये भी ग्रुप में किसी से पूछ लेना कि सर की बुक में से क्वेश्चन नंबर 25 की पिक्चर भेज दें। छोटा सा 6 नंबर का सवाल है, मनी मार्केट की कैलकुलेशन है, छोटी सी ओटीसी ऑप्शन की कैलकुलेशन है। चाहे ज़बानी देख लेना, लेकिन गुजार लें नजरों के सामने से।
ध्यान इसको रोको। हाँ जी, डन। कोई मुश्किल परेशानी? चलिए एक सवाल मैं बोर्ड पे कर देता हूं, आप खोलिए। मेरा ख्याल है मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 20-21 होगा शायद। जून 22 अटेम्प्ट का सवाल है। जून 22 अटेम्प्ट का सवाल है। CM करम मेटल्स लिमिटेड। अच्छा, इसको ना आपने पढ़ना है। ये 2-4 पैराग्राफ के बाद एक टेबल बना हुआ है, उसके बाद पार्ट ए है। सवाल तक पहुंचे तो बताओ ना। जून 22 CM पहुंचे? 2-4 पैराग्राफ के बाद एक टेबल है, फिर पार्ट ए है। पार्ट ए के बाद, पार्ट ए के 4 नंबर के बाद क्या लिखा हुआ है? बस यहां से पढ़ना है, मरियम अंडरस्टैंड से पढ़ना है। पार्ट ए वाले पैराग्राफ के बाद मरियम अंडरस्टैंड्स दैट द कंपनी वुड आल्सो बी एक्सपोज्ड, यहां से पढ़ लें। और ये एक्सचेंज रेट बड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है इसमें। ध्यान करो जी। अच्छा, जून 22 फिर मैं आपको लेक्चर 70 में कराता हूँ। 70 में करते हैं।